सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है चीन का संविधान। चीन का संविधान, चीन के संविधान में हम देखेंगे कि जब से चीन ने वैश्वीकरण को अपनाया है तभी से उनका नया संविधान निर्मित हुआ है। जैसे चीन का जो आधुनिक संविधान है, चीन का आधुनिक संविधान 1982 में निर्मित हुआ है। 1982 में निर्मित हुआ है। बेटा 1982 को ध्यान में रखना है। 1982 में निर्मित हुआ है और इसका प्रमुख कारण ये था कि चीन ने वैश्वीकरण को अपनाया था। वैश्वीकरण को अपनाया था और यहाँ पे देखिए, ये संविधान के माध्यम से चीन ने पूंजीवाद के लक्षणों को अपनाया। देखिए यहाँ पे एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूँ कि पूंजीवाद के लक्षणों से अपनाने से पहले चीन एक साम्यवादी देश था, लेकिन 1982 में जब इनका संविधान निर्मित हुआ तब से ही इसने वैश्वीकरण को और पूंजीवाद को अपनाया। इससे पहले चीन एक साम्यवादी देश था। अभी देखिए पहला टॉपिक जो आता है वो आएगा चाइना के संविधान की विशेषताएं। हम अमेरिका का संविधान कर चुके, ब्रिटेन का कर चुके, स्विट्ज़रलैंड का कर चुके, तो हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि इन संविधानों में सबसे पहले हमें विशेषताएं देखनी होती हैं। तो विशेषताओं में पहली विशेषता ये है कि जो चाइना का संविधान है वह निर्मित है अर्थात लिखित भी है। जो निर्मित है वो लिखित भी है। तो यहाँ पे हमारी पहली विशेषता है कि ये निर्मित है। तो लिखित है तो यहाँ पे क्या क्या हैं देखिए, इस संविधान में 138 अनुच्छेद हैं। चाइना के संविधान में 138 अनुच्छेद हैं और एक प्रस्तावना भी है। जिस तरह यूएनओ के संविधान में प्रस्तावना है, जिस तरह अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना है, उसी प्रकार से चाइना के संविधान में भी एक प्रस्तावना है, भारत के संविधान में भी एक प्रस्तावना है। पहली विशेषता आ गई है निर्मित और लिखित संविधान। दूसरी विशेषता आ गई है एकात्मक संविधान। एकात्मक संविधान का अर्थ यह है कि सारी की सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार के पास हैं। तो यहाँ पे एकात्मक क्या है, केंद्र सरकार के पास, शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास है। लेकिन देखिए यदि बात संघात्मक की करते हैं, यहाँ पे तो एकात्मक है। हमने अमेरिका में किया था कि अमेरिका एक संघात्मक संविधान का उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण है। संघात्मक में शक्तियाँ केंद्र और राज्य दोनों के पास में होती है। ठीक है, उसके बाद में आएगा चीन में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। यहाँ पे क्या है कि जो संसदीय शासन है इसकी सर्वोच्च कार्यपालिका का नाम है राज्य परिषद। देखिए ये राज्य जो परिषद है, राज्य परिषद या स्टेट काउंसिल कह सकते हैं, स्टेट काउंसिल। अब ये जो स्टेट काउंसिल है ये चीन में संसदीय शासन प्रणाली की सर्वोच्च कार्यपालिका। अब बात आएगी स्टेट काउंसिल, बार बार शब्द आएगा, तो यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है कि सर्वोच्च कार्यपालिका को क्या कहते हैं, राज्य परिषद या स्टेट काउंसिल कहते हैं। राज्य परिषद का जो प्रमुख होता है, ये जो राज्य है इसका प्रमुख, इसका जो मेन होता है वो प्रमुख होता है पीएम। तो इसमें विभिन्न मंत्री भी सम्मिलित होते हैं। प्लस कौन कौन होता है, विभिन्न मंत्री। तो यहाँ पे सर्वोच्च कार्यपालिका क्या होते हैं,
और राज्य परिषद होती है और राज्य परिषद का प्रमुख पीएम होता है और पीएम के साथ साथ में कौन होता है, बहुत सारे मंत्री भी सम्मिलित होते हैं। यहाँ राष्ट्रपति के पास संसदीय प्रणाली के बावजूद विशेष शक्तियाँ होती है। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली भारत में है, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन में है, क्योंकि ब्रिटेन तो संसदीय शासन प्रणाली का जनक है। तो यहाँ हम एक चीज़ गौर करेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली भारत में है तो वहाँ पे दो प्रकार के कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक, दो प्रकार की कार्यपालिका होती हैं। लेकिन यहाँ पे पहले हम यूके की बात करी थी, हमने यूके को पढ़ लिया है। यूके यानी ब्रिटेन में सम्राट नाम मात्र का है और पीएम वास्तविक है। इसी प्रकार भारत की यदि बात करते हैं तो राष्ट्रपति नाम मात्र का है और पीएम वास्तविक है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि चाइना में क्या होता है। यहाँ चाइना में राष्ट्रपति के पास विशेष शक्तियाँ रहती है, के पास विशेष शक्तियाँ हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि बाकी यहाँ विशेष शक्तियाँ हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब बाकी जहाँ संसदीय शासन प्रणाली है वहाँ राष्ट्रपति के पास में विशेष शक्तियाँ नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ है। यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली के बावजूद राष्ट्रपति के पास में विशेष शक्तियाँ हैं। और जो राष्ट्रपति होता है वह राष्ट्रीय सैनिक आयोग, इसे बोलते केंद्रीय सेना आयोग। जो राष्ट्रपति है वह केंद्रीय सेना आयोग या इसे कह सकते हैं नेशनल मिलिट्री कमीशन। या देखिए, यहाँ पे राष्ट्रीय सैनिक आयोग भी कह सकते हैं, राष्ट्रीय सैनिक आयोग। राष्ट्रपति के पास में विशेष शक्तियाँ क्या है। देखिए, राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रीय सैनिक आयोग का अध्यक्ष होता है और तीनों सेनाओं का, देखो 3 सेनाएं, जल सेना, थल सेना, नभ सेना, और तीनों सेनाओं का कमांडर होता है, का सुपर कमांडर है। और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है। तो यहाँ पे तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि सर्वोच्च कार्यपालिका का नाम क्या है, राज्य परिषद, ठीक है। और राष्ट्रपति, यहाँ पे सर्वोच्च कार्यपालिका राज्य परिषद स्टेट काउंसिल है और इसका जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री के साथ साथ में विभिन्न मंत्री होते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में वैसे सामान्य तौर पे क्या पाया जाता है कि एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। लेकिन चाइना के संविधान में राष्ट्रपति के पास में विशेष शक्तियाँ होती हैं और यह केंद्रीय सेना आयोग या नेशनल मिलिट्री कमीशन या राष्ट्रीय सैनिक आयोग का अध्यक्ष होता है, अर्थात यह तीनों सेनाओं का सुपर कमांडर होता है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होता है। तो हमने यहाँ पे संसदीय शासन व्यवस्था पढ़ ली है कि यहाँ पे चाइना के संविधान में निर्मित और लिखित संविधान है। 138 अनुच्छेद 1982 के संविधान में थे, एक प्रस्तावना थी, एकात्मक शासन था और संसदीय शासन प्रणाली है। उसके बाद में देखिए चीन की संसद की भी यदि हम बात करते हैं, चाइना की संसद की, तो जो चाइना के संसद है, तो देखिए चाइना की संसद, तो चाइना के संसद में देखिए मैंने जब तुम्हें करवाया था व्यवस्थापिका, तो चाइना की संसद में केवल मात्र एक ही सदन है। चाइना की संसद में मात्र एक ही सदन है, अर्थात चाइना की संसद क्या है, एक सदनीय है। और उसका नाम क्या है, हमने किया था NPC, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। देखिए राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस।
ये चाइना की संसद का नाम है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा एनपीसी नेशनल पीपल कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है, एक सदनीय संसद है। और राष्ट्रीय जन कांग्रेस या राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस या नेशनल पीपल्स जो इसका कांग्रेस इसका नाम है। और इसकी जो सदस्य संख्या है, एनपीसी की जो सदस्य संख्या है वह 2987 है। देखिए ये घटती और बढ़ती रहती है, ये जो सदस्य संख्या है ये बढ़ती और घटती रहती है। और इसके ये जो संख्या है ये वर्तमान में हमें देखनी होगी। और लेकिन ये बात है कि जो ये सदस्य है राष्ट्रीय एनपीसी है, इनका चुनाव इनके सदस्यों का चुनाव, एनपीसी के सदस्यों का जो चुनाव है वो 5 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, 5 वर्ष के लिए सदस्यों का चुनाव होता है। और प्रांतीय असेंबलियों के सदस्य करते हैं प्रांतों की विधानसभा। कौन करता है? प्रांतों की विधानसभा या प्रांतीय असेंबलियों द्वारा के सदस्यों द्वारा चुनाव। अब फिर से देखिए, चीन की संसद एक सदनीय है जिसका नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस। और यहाँ पे जो सदस्य संख्या है वो 2987 है। एनपीसी के सदस्यों का जो चुनाव है 5 वर्ष के लिए होता है। कौन करता है? प्रांतों की विधानसभा या प्रांतीय असेंबलियों के सदस्य द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। लेकिन एनपीसी के सदस्यों को क्या कहते हैं? एनपीसी के सदस्यों को क्या बोला जाता है? डिप्टी कहा जाता है। देखिए अपने यहाँ पे संसद के सदस्यों को सांसद कहा जाता है और यूएसए में कांग्रेसमैन कहा जाता है। वैसे ही चाइना में संसद के सदस्यों को या नेशनल पीपल कांग्रेस के सदस्यों को डिप्टी कहा जाता है। यह संसद ही राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एनपीसी ही क्या करती है? राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद, ठीक है, मंत्रिपरिषद के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, उसके बाद में वहाँ की संसद का अधिवेशन सिर्फ एक ही बार बुलाया जाता है। अधिवेशन, एनपीसी का अधिवेशन वार्षिक होता है, वार्षिक होता है। देखिए यहाँ पे हमने देखा कि संसद का जो अधिवेशन है वो वार्षिक होता है, अर्थात वर्ष में एक बार। ठीक है, उसके अलावा संसद की एक स्टैंडिंग कमेटी होती है। देखिए संसद की एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी। ये जो स्टैंडिंग कमेटी है इसे क्या कहते हैं? स्थायी समिति, स्थायी समिति। अब स्थायी समिति तुमने देखा कि जो अधिवेशन है वो तो वार्षिक होता है, वर्ष में एक ही बार होता है। लेकिन जो संसद की ये जो स्टैंडिंग कमेटी है या स्थायी कमेटी है, स्थायी समिति है, ये निरंतर कार्य करती रहती है। ये समिति निरंतर कार्य करती रहती है, जिसमें संसद द्वारा नियुक्त लगभग 150 सदस्य रहते हैं। इसमें लगभग इसके जो सदस्य हैं स्थायी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य संसद द्वारा यानी एनपीसी द्वारा नियुक्त होते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए संसद सदस्य हैं उनकी संख्या तो
2987 है, लेकिन इसकी एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसकी जो संख्या होती है वो लगभग 150 तक की होती है, वर्तमान में 133 है। अभी फिर आगे से अभी चाइना की विशेषताएं चल रही है, चाइना के संविधान की ये सब विशेषताएं चल रही है कि एक चाइना में प्रोक्यूरेटर जनरल का पद होता है। प्रोक्यूरेटर जनरल का पद होता है जो वहाँ की भ्रष्टाचार की जांच करने का कार्य करता है। ये क्या है? भ्रष्टाचार जांच करने का कार्य करता है। अभी देखो, चीन में एकात्मक शासन के बावजूद, हमने देखा था चाइना में एकात्मक शासन है ना, तो चाइना में एकात्मक शासन के बावजूद स्थानीय स्वशासन को उचित स्थान दिया गया है। ग्रामीण शासन को पूर्णतः स्वायत्त रूप से ही चलाया जाता है। शक्तियां है केंद्र के पास में, लेकिन होने के बावजूद यहाँ क्या है? स्थानीय स्वशासन, स्थानीय शासन पूर्णतः स्वायत्त रूप से चलाया जाता है। स्थानीय यानी ग्रामीण शासन, ग्रामीण शासन है। ठीक है, तो देखिए एकात्मक शासन होने के बावजूद क्या है? स्थानीय शासन या कह देंगे ग्रामीण शासन, तो पूर्णतः स्वायत्त है। और यहाँ पे एक बात और आ गई कि संसदीय व्यवस्था होते हुए भी राष्ट्रपति के पास में बहुत सारी शक्तियाँ हैं। ये दो बातें ये बाकियों से भिन्न हो गया है। यहाँ का संविधान बाकी संविधानों से भिन्न संविधान माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है चाइना में न्यायपालिका। तो जो चाइना की न्यायपालिका है वह निर्वाचित होती है, न्यायपालिका निर्वाचित होती है। अभी देखिए, और यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि यहाँ पे संसद ही महत्वपूर्ण होती है। न्यायपालिका निर्वाचित है, लेकिन इनके सदस्यों को कौन निर्वाचित करता है? तो संसद के सदस्यों द्वारा। वह संसद के प्रति उत्तरदायी भी है। न्यायपालिका निर्वाचित है, कौन करता है? कौन करेगा निर्वाचन? तो संसद सदस्यों द्वारा। उन्हें क्या कहते हैं? डिप्टी कहते हैं। तो यहाँ पे वहाँ की न्यायपालिका निर्वाचित होती है, विशेष करके संसद के सदस्यों द्वारा। और वह संसद के प्रति न्यायपालिका जो है ना, यह संसद सदस्यों के प्रति उत्तरदायी भी रहती है, उत्तरदायी रहती है। तो ये भी एक डिफरेंट बात है। देखिए यहाँ पे एकात्मक शासन होने के बावजूद भी स्थानीय स्वशासन है। यहाँ पे संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी राष्ट्रपति महत्वपूर्ण है। यहाँ पे न्यायपालिका निर्वाचित होती है, और न्यायपालिका निर्वाचन में क्या होगा कि वह संसद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होती है, इसीलिए संसद के सदस्यों के प्रति उत्तरदायी भी होती है। अभी देखिए यहाँ पे हमने देख लिया जो नया संविधान है। फिर अगली विशेष बात क्या है? विधि के शासन। यहाँ पे देखिए, हमने जब ब्रिटेन का संविधान पढ़ा था तब हमने देखा था विधि का शासन। तो विधि का शासन व धर्म जाति नस्ल के से मुक्त होकर कार्य करने पर बल दिया गया। यहाँ पे है क्या? विधि का, अर्थात एक व्यक्ति का नहीं बल्कि संविधान की बात महत्वपूर्ण है। संविधान के आधार पर शासन चलेगा, विधि के अनुसार शासन चलेगा, किसी व्यक्ति विशेष पर जोर नहीं दिया जाएगा। और इसके साथ साथ में धर्म जाति नस्ल से मुक्त होकर कार्य करने पर बल दिया गया है। धर्म जाति नस्ल से मुक्त कार्य पर बल दिया गया है, अर्थात कोई भी कार्य किसी धर्म जाति के प्रभाव में नहीं होगा। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसकी चाइना के संविधान की अगली विशेषता है कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी
कम्युनिस्ट पार्टी। जैसे हमने किया था कि रिपब्लिक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी पढ़ी थी हमने अमेरिका में, ब्रिटेन में हमने 2 दल पढ़े थे, लिबरल कंजर्वेटिव पार्टी। तो ऐसे ही यहाँ पे कौन सी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी का विशेष प्रभाव है। और यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वोच्च स्तर पे, अर्थात पार्टी के जो मुखिया होते हैं, नहीं तो पोलित ब्यूरो रहते हैं, और पोलित ब्यूरो में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सहित 25 सदस्य होते हैं। देखिए, राज्य परिषद का प्रमुख पीएम है और विभिन्न होते हैं, तो विभिन्न मंत्री भी आते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखना है कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वोच्च स्तर पे, उसके सर्वोच्च स्तर पे पोलित ब्यूरो है। ये पूरा का पूरा प्रश्न है, मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन अभी केवल हम चाइना के संविधान की विशेषताएं कर रहे हैं, इस वजह से हम पोलित ब्यूरो क्या है, सर्वोच्च स्तर है। किसका, कम्युनिस्ट पार्टी का सर्वोच्च स्तर है। ठीक है, पोलित ब्यूरो सर्वोच्च स्तर है पार्टी का। यहाँ पे देखेंगे कि पोलित ब्यूरो में कौन कौन आते हैं। पोलित ब्यूरो में पीएम है, वही पीएम जो राज्य परिषद का प्रमुख था। तो पीएम है, राष्ट्रपति है, ठीक है। और राष्ट्रपति के सहित कितने हैं, 25 सदस्य और भी हैं पोलित ब्यूरो में, ये सब आते हैं। तो देखिए, हमने आज पूरी कर ली है चाइना के संविधान की विशेषताएं। पोलित ब्यूरो क्या है, वहाँ की संसद क्या है, न्यायपालिका क्या है, हम सब वो पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है।